नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। धरती के रेफ्रिजरेटर पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। दैनिक भास्कर। ईरान की दृढ़ता, राशि सहारा, न्याय पर दबाव। अब आर्टिकल विस्तार से। धरती के रेफ्रिजरेटर पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। दैनिक भास्कर। साधना शंकर, लेखिका और पूर्व भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी। अंटार्कटिका में हाल ही में तीसरा भारतीय पोस्ट ऑफिस शुरू हुआ। इससे जुड़ी खबरें भी सामने आई। अंटार्कटिका में 3000 किलोमीटर के दायरे में भारत के दो रिसर्च स्टेशन हैं, मैत्री और भारती। भारतीय स्टेशन पर खुला यह तीसरा पोस्ट ऑफिस गोवा पोस्टल डिवीजन का हिस्सा है और उसका पिन होगा MH1718। बहरहाल ये दिल को खुशी देने वाली बात है, लेकिन अंटार्कटिका क्षेत्र में हो रहे बदलाव पर सोचने की जरूरत है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो अंटार्कटिका पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध के लगभग 20% हिस्से को कवर करता है। इसमें दक्षिणी ध्रुव शामिल है और दुनिया की 90% बर्फ यही है। यह इन मायनों में खास है कि यहाँ की अपनी कोई मूल आबादी नहीं है और यह पेंगुइन की कॉलोनी के रूप में जाना जाता है। यह महाद्वीप एक शांतिपूर्ण सहयोगी अंटार्कटिका संधि प्रणाली से संचालित होता है, जिसमें 56 देश शामिल हैं। इस संधि से अंटार्कटिका वैज्ञानिक रूप से संरक्षित देश बन गया है और वैज्ञानिक जांच की आजादी के साथ पर्यावरण संरक्षण भी संभव हुआ है। अंटार्कटिका इस पृथ्वी का रेफ्रिजरेटर कहलाता है क्योंकि यहाँ बर्फ की चादरों में धरती का सबसे ज्यादा पानी समाया हुआ है। आर्कटिक और ग्रीनलैंड में बर्फ का पिघलना काफी समय से दुनिया का ध्यान खींच रहा है और माना जाता है कि अंटार्कटिका इससे अछूता है। जबकि हाल के शोध बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन से यह महाद्वीप बड़े बदलाव से गुजर रहा है। इस महाद्वीप को ढकने वाली बर्फ अब पिघल रही है और इसके परिणाम दुनिया भर में महसूस किए जाएंगे। बीते साल के उत्तरार्ध में खतरे की घंटी तब बजी जब इस महाद्वीप के चारों ओर तैरने वाली समुद्री बर्फ 2022 की तुलना में 10% कम हो गई। सर्दियां तो आई, लेकिन बर्फ वापस जमने में दिक्कतें हुई और यह औसत से कम हो गई। इलाके की पूरी बर्फ की चादरों से सर्वेक्षण से पता चलता है कि कुल मिलाकर बर्फ का नुकसान नई बर्फबारी पूरा नहीं कर पा रही है। अंटार्कटिका की ये आइस सीट घट रही है। यह इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि सर्दियों से ये रेफ्रिजरेटर धरती को शीतल रखे हुए हैं। बर्फ पिघलने से न सिर्फ दक्षिणी महासागर के चारों ओर समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, बल्कि समुद्रों पर पड़ने वाला बर्फ का गुरुत्वाकर्षण भी कमजोर पड़ रहा है। इससे भी समुद्रों का जल स्तर बढ़ेगा। इससे उत्तरी गोलार्ध का भी असर पड़ेगा, जहां ज्यादातर आबादी रहती है। ये पिघलती बर्फ की चादरें वायुमंडलीय सर्कुलेशन को भी बदल देती हैं, जो भूमध्य रेखा और उससे आगे अमेजन और साहिल अफ्रीका में बदलते मौसम को प्रभावित कर सकती हैं। अंटार्कटिका के इर्द गिर्द फैला दक्षिणी महासागर सबसे बड़ा कार्बन सिंक है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और धरती की गर्मी को समाहित कर लेता है। यह मानव गतिविधि के कारण होने वाले वार्षिक कार्बन उत्सर्जन का लगभग 12% सोख लेता है। अगर अरबों टन ताजा पानी बर्फ से पिघलकर समुद्र में मिलेगा तो समुद्री करंट यानी पानी का पैटर्न बदल जाएगा। इससे समुद्र गर्म होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में कमी आएगी। जो ये आंकड़े सामने आ रहे हैं और खतरे की घंटी बज रही है। ऐसे में इन बदलावों को समझने और जरूरी कदम उठाने के लिए शोध इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। इस संधि से जुड़े देशों को इन बदलावों से जुड़े शोध पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, ताकि इस धरती का सबसे बड़ा रेफ्रिजरेटर अपना काम करता रहे। ईरान की दरता राशि सहारा। ईरान की ओर से शनिवार देर रात इजराइल पर किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों से पश्चिमी एशिया में एक नया शक्ति समीकरण उभरने के संकेत मिल रहे हैं। 1 अप्रैल को सीरिया में ईरानी दूतावास पर इजरायली हमले के बाद तेहरान ने तेल अवीव पर हमला करने की घोषणा कर दी थी। हालांकि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने ईरान पर बदले की कार्रवाई करने से दूर रहने का काफी दबाव बनाया था, लेकिन ईरान का नेतृत्व हमला करके राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के प्रतिनिधि ने साफ तौर पर कहा है कि इजराइल का हमला उसकी हरकत का ही जवाब है और ईरान ने अपनी आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि जवाबी सैन्य कार्रवाई के बाद इस मामले को खत्म समझा जाए, लेकिन अगर इजराइल की ओर से अब कोई हमला होता है तो इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। यह संघर्ष ईरान और इजराइल के बीच का है और अमेरिका को इससे दूर रहना चाहिए। जाहिर है कि ईरान के नेतृत्व का यह रुख बताता है कि वह पश्चिमी एशिया में अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव का कड़ा प्रतिरोध करेगा। ईरान की इस दृढ़ता से इस क्षेत्र में उनकी नई साख बनी है। ईरान और इजराइल संघर्ष के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद में विचार विमर्श हुआ, जिसमें रूस खुलकर ईरान के पक्ष में आ गया और चीन की भी तेहरान के साथ सहानुभूति। गौर करने वाली बात है यह है कि किसी भी मुस्लिम देश ने ईरान का समर्थन नहीं किया है, लेकिन सुरक्षा परिषद में इजराइल के प्रधान प्रतिनिधि ने विभाजनकारी बयान देते हुए कहा कि ईरान शिया वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। सीरिया, इराक, लेबनान का हिजबुल्ला और यमन के हूती विद्रोह शिया समुदाय के हैं। हैरानी की बात यह भी है कि हमास सुन्नी है और हिजबुल्ला और हूती जैसे संगठन हमास का समर्थन कर रहे हैं।
गाजा में पिछले 6 महीनों से इजराइल द्वारा नरसंहार जारी है, जिसके कारण पश्चिमी एशिया का पूरा क्षेत्र अशांत बना हुआ है। शायद यही वजह है कि अमेरिका और पश्चिमी देश ईरान और इजराइल संघर्ष को और बढ़ाने के पक्ष में नहीं दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने संकेत दिया है कि अगर इजराइल ईरान के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई करता है तो अमेरिका उसका साथ नहीं देगा। भारत ने दो पक्षों से संयम की अपील की है। उसने यूक्रेन संघर्ष के दौरान रूसी हमले की निंदा की थी। इसी तरह ईरानी हमलों की भी निंदा की है। फिलहाल भारत की प्राथमिकता ईरान के कब्जे वाले जहाज से 17 भारतीयों को की रिहाई कराने की है। न्याय पर दबाव। आजकल न्यायपालिका में चल रही हलचल का असर अक्सर सामने देखने लगता है। न्यायपालिका की साख की चिंता स्वाभाविक और स्वागत योग्य है। कोई आश्चर्य नहीं, देश के 21 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के एक समूह ने भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया। हाल के दिनों में न्यायपालिका के सर्वोच्च अंग को पत्र लिखकर सचेत करने की यह तीसरी कोशिश है। ऐसे 2 पत्र अधिवक्ताओं के जरिए पहले आ चुके हैं और तीसरा पत्र पूर्व जजों ने लिखा है। इसलिए इसका महत्व ज्यादा है। दरअसल अधिवक्ता तो अलग अलग विचारधारा के हिसाब से विभाजित हैं। अधिवक्ताओं के एक समूह को लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय पर अब अनावश्यक नैतिक दबाव बनकर फैसले कराए जा रहे हैं और इसको रोका जाना चाहिए। दूसरे समूह को लगता है कि न्यायपालिका को किसी भी तरह के दबाव में नहीं आना चाहिए। ताजा पत्र में इन पूर्व न्यायाधीशों ने सोचे समझे दबाव, गलत सूचना और सार्वजनिक अपमान के माध्यम से न्यायपालिका को कमजोर करने की बढ़ती कोशिशों की ओर ध्यान खींचा है। पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि भारतीय न्यायपालिका के आलोचक संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों और व्यक्तिगत हितों से प्रेरित हैं। वैसे न्यायमूर्तियों को उदाहरण के साथ बताना चाहिए था कि पिछले दिनों क्या ऐसी घटनाएं हुई या क्या ऐसे फैसले हुए जिनसे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय दबाव में है। कोई दो राय नहीं है कि किसी भी लोकतंत्र में अलग अलग प्रकार के दबाव समूह काम करते हैं और अपने अनुरूप फैसले लेना चाहते हैं। अच्छा लोकतंत्र तो वही है जहाँ किसी फैसले का पूरा संदर्भ लोगों को पता हो। ये अक्सर कहा जाता है कि न्याय करने से ज्यादा जरूरी है लोगों में न्याय का एहसास पैदा करना। आदर्श न्याय यही है कि दोषी को भी अपने अपराध का एहसास हो जाए और वह सजा मंजूर कर ले। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि आज ऐसे अनेक न्यायिक निर्णय हैं जिन पर पक्ष और विपक्ष की अलग अलग राय है। विपक्ष को लगता है कि न्यायपालिका किसी के दबाव में आकर कुछ फैसले कर रही है, जबकि सत्ता पक्ष को लगता है कि विपक्ष न्यायपालिका के फैसले को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, पिछले दिनों एक आध बार देखा गया है कि विपक्ष ने सीधे न्यायमूर्तियों को के निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए। वह लोकतंत्र और न्याय की दुहाई देता रहा है। यह एक प्रकार का भावुक भयादोहन है जिस पर विस्तार से विमर्श की जरूरत है। बहरहाल यह उजागर तथ्य है कि अदालतें इसी समाज का हिस्सा हैं। अदालतों से समाज और समाज से अदालतें प्रभावित होती हैं। यह कहना उचित नहीं है कि अदालतों को समाज से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ज्यादा उचित तो यह है कि अदालतें अपने किसी भी फैसले को सिर्फ संविधान की कसौटी पर कसें और समाज में न्याय के संदेश का विस्तार करें। दबाव पक्ष का हो या विपक्ष का, न्यायालयों को किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए। न्यायपालिका में न्याय सुनिश्चित करना गरीबों और शोषितों को मजबूत करने की दिशा में जितनी जिम्मेदारियां न्यायमूर्तियों पर हैं उतनी ही जिम्मेदारी अधिवक्ताओं पर भी है। ऐसा हो नहीं सकता कि मौका आने पर अधिवक्ता अपनी जिम्मेदारी से भागें और सिर्फ न्यायमूर्तियों से न्याय की उम्मीद करें। धन्यवाद।